नमस्कार, मैं अविनाश पांडे। साथ में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज मातृत्व दिवस की हार्दिक शुभकामना सार्थ परिवार आप सबों को देता है। अब हम लोग चुनावी चौपाल में जिले के वरिष्ठ पत्रकार रजनीकांत जी से कुछ अहम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। अभी तक पूरे भारतवर्ष में 3 चरणों का चुनाव समाप्त हो चुका है। चौथे चरण का चुनाव 13 मई को होगा, जिसमें 5 स्थानों पर वोट डाले जाएंगे, जिसमें बेगूसराय, उजियारपुर, समस्तीपुर, दरभंगा एवं मुंगेर शामिल है। तो चलिए बात करते हैं रजनीकांत जी से और ये जानना चाहते हैं कि चौथे चरण का मतदान कैसा होगा, पब्लिक क्या सोचती है, इंडी वर्सेस एनडीए ही चल रहा है पूरे भारतवर्ष में। तो चलिए बात करते हैं रजनीकांत जी से। बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश जी। और कल जैसा आपने बताया 5 जगहों पर चुनाव होने हैं, बेगूसराय, समस्तीपुर, उजियारपुर, दरभंगा, ये सारे महत्वपूर्ण। मुंगेर सबसे जो हॉट सीट है अभी मुंगेर और बेगूसराय है, और इस पर पूरे देश की निगाह है। आप देख रहे होंगे कि पूरे देश की राजनीति की हवा चाहे जिस रुख भी हो, केंद्र बिंदु जो है बिहार ही बन रहा है। आज प्रधानमंत्री खुद रोड शो कर रहे हैं पटना में। अगर नेशनल चैनल की बात करें तो बिहार ही सबसे अहम और इम्पोर्टेंट मुद्दा बनता जा रहा है। मतलब कुल मिलाकर अगर बिहार यूपी की बात करें तो ये 2 रास्ता ही है संसद भवन तक पहुंचने के लिए, तो यह भी एक कारण है। मगर जो बिहार की 5 सीटों पर चुनाव होने हैं उस जगह पर राजग की स्थिति जरूर बहुत मजबूत है, मगर 1-2 सीटों पर जो है कहना बड़ा मुश्किल है, कांटे की टक्कर होनी है। तो ऐसे में अभी कुछ भी तो स्पष्ट नहीं है, मगर हाँ, कल की वोट के बाद आप सब कुछ समझ पाएंगे कि कहाँ पर क्या रहा है। वोट प्रतिशत भी मायने रखते हैं। तो मेरे ख्याल से ये 5 में उजियारपुर और एक मुंगेर में अभी संशय की स्थिति बनी हुई है। बाकी जगह मोदी का सहारा शायद काम कर जाए, मोदी का जो लहर है वो काम कर जाए, मगर ये 2 सीटों पर अभी संशय की स्थिति बनी हुई है, जिस पर हर बिंदु पर गौर करना भी बहुत जरूरी है। इस बार के लोकसभा चुनाव में आप बताएं कि अभी आपने लहर की बात कही, तो क्या आप मानते हैं कि मोदी का लहर, मोदी का जादू, मोदी का मैजिक चल रहा है देश में? देखिए, अब देश में मैजिक की जो बात होती है, पहले तो हम एक बात बताएं कि बहुत वर्षों से ये मेरी कोशिश रही थी कि कब ये बिहार और इस देश से जातीय जो एक पैठ है, जो समीकरण है, खत्म होगा। इस बार भी बिहार अपने आप से हार रहा है। जातिवाद काफी हावी दिख रहा है इस बार। और जो मैजिक की आप बात करते हैं, तो मैजिक तब होता जब आप जैसे किसी एक नॉर्मल व्यक्ति को खड़ा कर दिया जाता और वो मोदी की लहर में जीत जाते हैं। यहाँ पर तो पूरे बिहार में जातीय समीकरण पे ही टिकट मिला है। हर जगह पर देखा गया है कि वोट प्रतिशत किसका ज्यादा है। अगर ऐसा होता तो किसी भी व्यक्ति को, किसी को बेगूसराय से खड़ा कर दिया जाता, किसी को मुंगेर से खड़ा कर दिया जाता और वो जीत जाता, तब उसको हम लहर मानते हैं। बाकी मोदी के किए हुए कार्यों का फायदा मिल सकता है, ये आप कह सकते हैं कि देश में जो लोग, जो धारणाएं हैं, मोदी ने बहुत काम किया है, या मोदी की जो बात होती है, मोदी की जो गारंटी की बात हो रही है, अगर मोदी की बात में बिहार का साथ मिल रहा है तो वो अलग फैक्टर है। मगर एकदम लहर की बात जो होती है, हम समझते हैं कि बिहार में जब तक जातिवाद है कोई लहर काम नहीं करता है। हाँ, तो जातिवाद काम करता है। तो आप मोदी की लहर ना करके बिहार में जाति का लहर कहिए तो ज्यादा सटीक बैठेगा। पटना में आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का रोड शो होने जा रहा है। यह रोड शो किस तरह का परिणाम लाएगा लोकसभा चुनाव के लिए? देखिए, मोदी जब प्रधानमंत्री खुद आ रहे हैं और कल रोड शो करेंगे, ये मोदी का आपको ही पता है कि पटना में जो सीटें हैं, जहां से रविशंकर बाबू भी खड़े हैं, रविशंकर प्रसाद पटना साहिब से हैं, एक तरफ से रामकृपाल हैं, और निश्चित तौर पर ये जो रोड शो होगा ये पूरे बिहार को साधने की कोशिश की जाएगी, जो अब तक शेष सीट बच गए हैं। क्योंकि कल ही वोटिंग होना है तो असर तो होता है। अब देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, बहुत सारी चीजें होंगी। अभी आपने देखा होगा कि किस तरीके से बयानबाजी का दौर चला है, भाषणबाजी चल रहे हैं, और मेरे ख्याल से जिस तरीके से निष्ठा का हनन हो रहा है या बयानवीरों का बयान निकलता जा रहा है। अब मुद्दों से हट करके देश में राजनीति अब बयानों की हो रही है, जाति की हो रही है, धर्म की हो रही है। कोई कुछ भी बोल देता है
तो ये मेरे ख्याल से लोकतंत्र की मजबूती में बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला है कि कोई प्रधानमंत्री की पत्नी पर टिप्पणी कर रहा है तो खुद प्रधानमंत्री किसी के परिवार पर टिप्पणी कर रहे हैं, जिसका कोई लेवल नहीं है वो भी कटाक्ष बड़े बड़े नेताओं पे कर रहा है। तो कुल मिलाकर के रोड शो का फर्क तो पड़ेगा। समीकरण की बात आप बता रहे हैं, जातीय समीकरण में किसको ज्यादा फायदा होने वाला है? नेचुरली जो कैंडिडेट खड़े हैं तो ये तो पूरा समीकरण सेट करके ही सीट दिया गया है ना। हाँ हाँ, मगर कुछ जगहों पर मजबूरी है। कर रहा हूँ कि बेगूसराय में जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, जहाँ पर लोगों का विरोध है, मोदी जी बोलते हैं कि हमने ये किया वो किया, और अभी जो जब चुनाव आता है तो केंद्र सत्ता देखा जाता है ये चेहरा कौन है, मगर हर कोई को लगता है कि हम मोदी जी को वोट कर रहे हैं। अगर पूरे देश में एक नया प्रचलन होता कि पीएम कैंडिडेट का अलग चुनाव होता और सांसदों का अलग होता तो शायद ये जो बंधन है वो टूटा और अच्छे लोग या जो बहुत काबिल कद्दावर लोग हैं या जो समाज के लिए कुछ अच्छा कर सकते थे वो कर सकते थे। तो कानून तो ये बनना चाहिए था कि प्राइम मिनिस्टर का एक आप इलेक्शन करवा देते और सांसदों का चयन लोग अपने हिसाब से करते, तब जातिवाद का बंधन टूटता, तब तमाम कार्यों को आप देख सकते थे, समझ सकते थे। मगर जो रोड शो होता है, कल आप केजरीवाल का आप देख रहे होंगे, दिल्ली में बहुत अच्छा रोड शो रहा है। केजरीवाल जेल से बाहर आए हैं, बेल पर हैं और कंडीशनल बेल है, फिर उनको सरेंडर करना होगा, फिर वो अंदर जाएंगे। मगर जितने दिन में वो आए एक मास लेवल को प्रभावित करके रख दिया उन्होंने। वैसे ही नरेंद्र मोदी का भी जो चेहरा है, हम हमारे समझ से है कि पत्रकारिता काफी ईमानदार विश्लेषण की जरूरत होती है। तो देश में अभी आप कुछ भी कह ले, मोदी का जलवा बरकरार है, मगर हम मोदी लहर या मोदी मैजिक नहीं मानते। जलवा की बात आप कर रहे हैं, क्या सोच के आपने इस शब्द का प्रयोग किया, जलवा बरकरार है? क्यों जलवा बरकरार है? काम को लेकर या हिंदुत्व को लेकर, बताइए। ये पूरा देश जान रहा है कार्यों को लेकर के। अभी देखिए विदेश नीति में आप नो डाउट बहुत अच्छा, पूरे विश्व में अगर भारत की जो स्थितियां बनी है उससे अगर प्राउड फील करने वाली बात हो रही तो कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशंस या उसका जो क्रेडिबिलिटी है वो मोदी को भी मिलेगा। मगर जो विकास होना चाहिए, हम कहे कि हमने तो भ्रष्टाचार के शर्त पे ही आपको सत्ता सौंपा ना, क्या भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, तमाम चीजें खत्म होगी, जो अब तक कांग्रेस ने नहीं किया वो आप करेंगे। मगर ऐसा होता हुआ, फलीभूत होता हुआ नहीं दिख रहा है। मंदिर एक फैक्टर हो सकता है, धार्मिक चीजों का, मैंने कहा कि धर्म तो राजनीति का फास्ट फूड है और ये सबके लिए जरूरी है, चाहे वो मोदी जी हो चाहे राहुल गांधी हो, हर कोई उस चीज का तुष्टिकरण करता है, हर कोई अपने अपने हिसाब से धार्मिक दृष्टिकोण से वोट का पोलराइजेशन कर ही लेता है। तो मेरे ख्याल से एक तो वो मुद्दा है। दूसरी बात जो आप कहते हैं विकास का अगर पैमाना देखा जाए तो बहुत जगहों पर हुआ है, मगर जहां पर रोजगार की बात होती है वहां पर प्रधानमंत्री से लेकर तमाम लोग मौन हो जाते हैं। और ये तब से नहीं हो रहा है। आप कांग्रेस की भी रिजम में बात करें तो क्या राजीव गांधी के बाद जो सेकंड लाइन लीडरशिप तैयार करना चाहिए था वहां पर कांग्रेस नहीं कर पाई। मोदी जी या बीजेपी का जो संगठन है वो संगठन है, वो संगठन काम करता है। एक व्यक्ति अगर वहां पर चेहरा अगर हटा दिया जाए तो फिर दूसरा चेहरा तैयार। आपके पास ऑप्शंस है, आपके पास संगठन है, संगठन से लेकर टेक्नोलॉजी में आप मजबूत हैं, तमाम चीजों में मजबूत हैं, सशक्त हैं। तो देश में अभी क्या है कि मैंने यही कहा था कि राजीव गांधी के बाद या जो विकास कार्य हुए हैं, और इस देश को स्वीकार करना चाहिए कि राजीव गांधी तक जो कार्य हुए उसके आगे भी बहुत सारे कार्यों को देखा गया है, तो वो कार्य हुए, मगर उसको जिस लेवल पे डेवलप होना चाहिए तो वो नहीं हो पाया। ये दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है कि अब तक हम लोग कहते हैं कि हम लोग भारत एक विकसित देश नहीं बन पाया है, हम लोग विकासशील ही हैं। तो क्या आप 70 साल के बाद भी आपको विकसित होने के लिए, चाहे आप कोई भी रहे हो, आपने 60 साल राज किया है देश में, तो 60 साल जनता आपसे सवाल पूछेगी। रेस्ट जो मोदी जी का टेन्योर है तो सवाल उनसे भी पूछे जाएंगे। बेशक बेशक। तो रोजगार के मुद्दे पर कोई भी पार्टी स्टैंड नहीं ले सकती। इंडिया के मैनिफेस्टो में रोजगार की कहीं कोई चर्चा नहीं की गई है। वहीं इंडिया गठबंधन कहती है कि अगर हमारी सरकार केंद्र में बनी तो 30 लाख खाली पद जो हैं उसको भरे जाएंगे। इसका असर वोटर्स पे क्या पड़ने जा रहा है, खास करके वैसे वोटर्स जो पहली बार वोट देंगे, जो 18 साल पार किए हैं, जिनको रोजगार की आवश्यकता है, क्या असर पड़ेगा इस पे? देखिए जो देश की युवा है, युवा कोई अंधभक्त नहीं होता है।
युवा अपने हिसाब से अपने विवेक से सोचता है, जी जी वो एनालिसिस करता है, तमाम चीजें हैं। जब सत्ता में आप थे, कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, तब आपने क्या किया, उसका एनालिसिस वो भी युवा करेगी। और बीजेपी ने क्या किया, अब जो है रोजगार मुद्दा लाना, और तब जो रोजगार के प्रति लोगों को स्किल्ड करना। आप देखिए भारत में क्या है ना कि आप सिर्फ तैयार कर रहे हैं, तैयार डिग्री से कर पाते हैं, आप स्किल्ड बना दे तो रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा नहीं रहेगा। और अभी जो युवा है वो रोजगार पे बात करेगी, जो घर चला रहे हैं वो महंगाई पे बात करेंगे। और ये दो मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, और इन्हीं दो मुद्दों पर लोग ठहर नहीं पा रहे हैं, चाहे वो बिहार की राजनीति हो, चाहे यूपी की हो, तमाम जगहों पर हो। तो मैं बार बार कहता हूं कि बड़े बड़े बातों से, बड़े बड़े भाषणों से देश नहीं चलता है। देश में जो सरलता आपके व्यवहार में है, वो सरलता आपके कार्यों में भी हो। तो यहाँ पर कार्य में मैं समझता हूँ कि रोजगार के मामले में, महंगाई के मामले में एनडीए बहुत सक्षम नहीं रह पाई। अनंत सिंह भी बाहर आ गए हैं, पेरोल पे आए हैं, क्या असर पड़ेगा इस बार चुनाव में, किसको फायदा होने जा रहा है? अनंत सिंह के बाहर आने से फायदा किसको होगा, इसका पॉलिटिकल एनालिसिस बात की चीज है। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि मीडिया ने अनंत सिंह को जबरदस्ती इस सीट पे ले क्यों लिया है। वो अपने बंटवारे के लिए आए हैं। अनंत सिंह ने किसी को इनवाइट नहीं किया है, फिर भी आप केंद्र बिंदु अनंत सिंह को बनाकर बैठे हैं। मुंगेर की लड़ाई अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी में है और ललन सिंह में। वहां पर लड़ाई ऑलरेडी हो चुकी है, वहां का समीकरण ऑलरेडी जातीय बदल चुका है। इसमें अनंत सिंह को चर्चा में ला करके हम लोग जो है जबरदस्ती अनंत सिंह की एंट्री करा रहे हैं, मगर चुनाव वहां पर ललन सिंह और वर्सेज अनीता देवी। तो गोलबंदी जो है, जातीय गोलबंदी हो चुकी है। अब कल तो सब देखेगा, पूरा देश देखेगा, और 4 को तो रिजल्ट आने वाला है। विश्लेषण काफी अच्छा और रोचक होता है आपका। एक प्रकरण मैं आपको सुनाऊं, शायद आपके नजर से भी दौड़ा होगा। अभी पिछले दिनों कौशलेंद्र कुमार जो एनडीए से उम्मीदवार हैं नालंदा के, नॉमिनेशन किए। नॉमिनेशन के बाद श्रम कल्याण में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उस जनसभा से भगवा रंग गायब था। पट्टियां जो लगी हुई थी श्रम कल्याण मैदान में, वो ग्रीन और व्हाइट था, भगवा गायब था। क्या इशारा करता है ये? इसका इशारा बहुत स्पष्ट है कि नीतीश कुमार जो है, नालंदा मतलब नीतीश कुमार, राइट। जिस तरीके से मोदी जरूरी है और बाकी मजबूरी है, वैसे ही नालंदा में नीतीश जरूरी। तो नीतीश कुमार का एक अपना इमेज है, और यहाँ जदयू का गढ़ है। जदयू के उम्मीदवार हैं। अगर बीजेपी के उम्मीदवार होते तो पूरा सभा स्थल वो भगवा रंग से मढ़ा हुआ होता, बटा हुआ मिलता आपको। आप एनडीए समर्थित है, मगर नालंदा मतलब नीतीश कुमार। मैं बार बार कहता हूँ, नालंदा में नीतीश कुमार ने जितना कार्य किया है उसका फायदा कौशलेंद्र कुमार को मिलेगा। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जिस M22 समीकरण पे हामी भरी जा रही है राजद की ओर से, उसमें भी जो एक वोट प्रतिशत है, मैं ये नहीं कहूंगा कितना, मगर मुझे भी पता है कि नालंदा में M22 में तो कम से कम एक जो समीकरण है 10 से 15% फायदा जो है जदयू को भी मिलेगा। अच्छा, नालंदा से इट मीन्स कि अल्पसंख्यक समुदाय का वोट भी कौशलेंद्र जी को मिलने जा रहा है। बिल्कुल मिलेगा, चाहे वो, मैंने क्या बोला, इंटैक्ट वोट बैंक जिसको आप कहते हैं कि एक भी टूट नहीं होगा, ऐसा नालंदा में होता हुआ नहीं दिख रहा है। हो सकता है 10-15% हमने ज्यादा कह दिया हो, थोड़ा कम भी हो, मगर अल्पसंख्यकों का भी वोट जो है कौशलेंद्र कुमार को जरूर मिलेगा। क्या लगता है नालंदा? नीतीश कुमार के कारण, नीतीश कुमार के कार्यों के कारण, नीतीश कुमार ने बहुत कुछ किया है। तो नालंदा के लिए तो अगर आप देखें, और अगर कैंडिडेट वाइज देखें, तो संदीप सौरभ जो है काफी पढ़े लिखे, बिल्कुल जेएनयू के प्रोडक्ट है, जेन्युइन कैंडिडेट भी है, पालीगंज के विधायक भी है, और कैंडिडेचर के मामले में वो भारी भी। बिल्कुल। मगर तमाम चीजों के बीच में ये जो बाहरी बनाम स्थानीय वाला मुद्दा है, यहाँ भी होता हुआ दिख रहा है। मगर जो नीतीश कुमार ने कार्य किया है उसका फायदा निश्चित तौर पर कौशलेंद्र जी को मिलेगा। मुंगेर में कैसी हलचल चल रही है? मुंगेर मैंने स्पष्ट कह दिया है कि मुंगेर का हलचल, अब ये जो है लड़ाई वहां पर अब जातीय कोण ले चुका है, और जातीय समीकरण में जो भारी पड़ जाए, या तो ललन सिंह भारी पड़ जाए या अनीता देवी भारी पड़ जाए। मिला जुलाकर जातीय समीकरण हावी रहेगा लोकसभा चुनाव में। इसलिए तो मैंने पहले ही कहा कि बिहार फिर एक बार हारेगा।
चूंकि यहाँ पर जब जब किसी राज्य में, देखिए किसी राज्य में अगर बहुत ज्यादा अगर जातिवाद हावी रहने से उसके नुकसान भी है। फिर आप बात बदलाव की ना करें, आप विकास की बात ना करें, फिर जीडीपी पे भी इसका असर पड़ता है। विकास कोई मुद्दा नहीं है जातीय समीकरण के आगे आपके अनुसार? पूरे देश में मुद्दा ही नहीं है। आप पूरे देश की बात कर ले, अभी उजियारपुर में देख लीजिए, नित्यानंद राय के खिलाफ लोग मुखर होके बोलते हैं। हाँ, मगर फिर वही बात हो जाती है। वहां पर अनिल ये मेहता कैंडिडेट है राजद से, तो वहां पर भी जो है समीकरण इसी तरीके का है। मगर मैंने कहा कि उजियारपुर में हैट्रिक लगा पाएंगे नहीं लगा पाएंगे नित्यानंद राय, वो उस पे संशय है जी। तो नित्यानंद राय जो है वो उजियारपुर की तो यही कहानी चल रही है। बाकी दरभंगा में भी वही स्थिति बननी है। मगर बात है कि वहाँ दरभंगा और बेगूसराय ये ऐसा दो क्षेत्र है जहाँ पर मोदी के नाम पर नैया पार होने वाली है। समस्तीपुर में कड़ा मुकाबला है, संभवी चौधरी हैं और दूसरी तरफ सन्नी हजारी हैं। और सबसे मजेदार बात है कि दोनों के पिता एक ही पार्टी के मंत्री भी हैं, बिल्कुल। तो दोनों पिता पुत्र के लिए खुलकर प्रचार तो नहीं कर पा रहे, मगर अशोक चौधरी को तो फायदा है कि एनडीए के समर्थित है। उधर लोजपा अपना चेहरा देख रही है। सन्नी हजारी का जो वोट बैंक है वो गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में काफी मजबूत है। तो समस्तीपुर में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। किशोर कुणाल आईपीएस रहे हैं, अभी धार्मिक न्यास समिति के अध्यक्ष हैं, तो एक तो उनका भी प्रतिष्ठा है। खुद संभवी चौधरी का तो मिलेगा ही, क्योंकि संभवी चौधरी की जो जाति है और फिर किशोर कुणाल की जो जाति है उसका तो फायदा मिलेगा। मगर सन्नी हजारी बहुत टफ फाइट देने जा रहे हैं। भाजपा की हुकूमत जब जब देश में आई है, महंगाई जबरदस्त उछाल मारा है। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, जैसे महंगाई पे तो हमने पहले भी कहा है, महंगाई हो या ये जो जॉब, अब दोनों चीजें बहुत बारीकी से समझना होगा कि देश में नौकरी और जो अपॉर्चुनिटीज है उसको खुद आप क्रिएट भी करते हैं और खुद उसको ऑप्ट भी करते हैं। अगर आप स्किल्ड हैं तो फिर आप अपने हिसाब से तमाम चीज़ों को देख सकते हैं। अगर मुझे नौकरी नहीं मिली, मैं हताश नहीं हुआ, मैंने कोशिश किया, अपने आप को स्किल्ड करने की कोशिश की, खुद से नौकरी ढूंढना शुरू किया, पत्रकारिता में गया, वहाँ भी संघर्ष किया, मगर हिम्मत नहीं हारी, फिर अपने हिसाब से मैंने रास्ता बना लिया। नौकरी जरूरत है देश में और सबकी जरूरत है। भाजपा कहती है आत्मनिर्भर बनिए। देखिए, आप तो खुद आत्मनिर्भर काहे नहीं बन जाते? क्यों इतना तामझाम कर रहे हैं? आपने इतना काम किया है तो करोड़ों खर्च करने की जरूरत ही क्या है? आप ऐसे ही घर में बैठे रहे, कैंपेनिंग करने की क्या जरूरत है? बिल्कुल सही। ब्रांडिंग की क्या जरूरत है? आप घर से जीत जाइए ना। ये जो करोड़ों रुपया रोड शो में जाएगा या करोड़ों रुपया चुनाव प्रचार में जा रहा है, प्रसार में जा रहा है, तो इसकी जरूरत ही क्या? आत्मनिर्भर तो आप खुद हो जाते हैं। आपने तो देश में बहुत काम किया ना, आपको तो मतलब ही नहीं है। आपने तो अगर आपके पास मुद्दा था, आपने देश के लिए सब कुछ किया ही है, फिर जरूरत ही क्या है किसी भी पार्टी के लिए? राहुल गांधी क्यों इतना पैसा फूक रहे हैं यात्रा में, या बीजेपी क्यों फूक रही है, या कोई भी पार्टी चुनाव प्रचार प्रसार क्यों करती है? अगर बेगूसराय मुंगेर में बहुत ही अच्छा काम किए तो फिर जरूरत क्या है इतना रोड शो का? क्या जरूरत है बड़े बड़े नेताओं को बुलाने का? अरे काम तो ऐसा होना चाहिए कि रिपोर्ट कार्ड जनता तैयार करे कि कौन सांसद होगा कौन नहीं होगा। जनता डिसाइड करे ना। जनता को आपने ये हक दिया कहाँ है? वोट दे दीजिए। क्यों देते? कोई सवाल पूछता है? नहीं पूछता है। क्यों? आपको सांसद क्यों चुने हम? क्या किया आपने? तो फिर आप अंततः जब जाति पे ही वोट डाल देंगे या चेहरा पे ही डाल देंगे तो फिर लोकतंत्र की मजबूती क्या होगी? और क्या फिर मैजिक रहा? और या क्या राहुल गांधी जो इतने बड़े बड़े बात बोल कर चले जाते हैं? आपने तो मौका ही नहीं दिया। आपने तो कांग्रेस के संगठन को, आप देखिए, अगर बूथ मैनेजमेंट सीखना हो तो बीजेपी से सीख लीजिए, आईटी सेल सीखना हो बीजेपी से सीख लीजिए। तो आत्मनिर्भर तो सबको बनना चाहिए, नेता को भी बनना चाहिए, पब्लिक भी बने, पत्रकार भी बने, हम लोग भी आत्मनिर्भर बने। क्या जरूरी है टीआरपी के लिए जबरन जा करके, जहां पर आपको पता है कि जवाब ऐसे ही मिलने हैं, फिर भी पूरा चैनल पूरा टीआरपी लेके चले जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रजनीकांत जी, इन तमाम मुद्दों पर विस्तार से बातचीत करने के लिए।